अब सरकार और समर्थकों का बड़ा तर्क इस बात पे है कि बार बार चुनाव होने से शासन व्यवस्था बार बार रुक जाती है। इसके साथ ही लोकतंत्र की भावना से जुड़ा एक तर्क और सामने आता है। अलग अलग समय पर चुनाव होने से मतदाता को अलग अलग स्तर पर सोचने का मौका मिलता है, कभी देश के लिए, कभी राज्य के लिए, लेकिन एक साथ चुनाव होने से ये फर्क धुंधला हो सकता है। इसका एक सामाजिक पहलू भी है। भारत में चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाते हैं। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और पहचान की राजनीति तेज हो जाती है। आलोचकों को डर है कि अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो ये ध्रुवीकरण और गहरा हो सकता है। आज ये बहस असल में सुधार बनाम जोखिम की बहस है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान उसके चुनाव होते हैं। लेकिन आज भारत में एक अजीब स्थिति है। शायद ही कोई साल ऐसा जाता हो जब कहीं ना कहीं चुनाव ना हो। कभी लोकसभा के होते हैं, कभी विधानसभा के, कभी पंचायत तो कभी नगर निगम के। इसी बीच एक विचार लगातार चर्चा में है, एक राष्ट्र एक चुनाव। सवाल ये नहीं है कि ये विचार अच्छा है या बुरा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा। भारत में चुनाव आज 3 स्तरों पर होता है: केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं। राज्य स्तर पर विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद के चुनाव होते हैं। स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होते हैं। केंद्र और राज्य के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कराता है, जबकि स्थानीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। इस व्यवस्था का मतलब है अलग अलग समय पर अलग अलग संस्थाओं द्वारा लगातार चुनाव होते रहते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य अर्थ यह है कि 5 साल में एक ही समय पर लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव हो जाएं। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत और नगर पालिका के चुनाव 100 दिन के अंदर कराए जाएं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप वोट डालने जाते हैं जहां 2 मशीनें लगी हैं। एक में आपको सांसद चुनना है और दूसरे पे विधायक। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको पार्षद भी चुनना है और सरपंच भी चुनना है। एक ही मतदाता सूची से पूरा लोकतांत्रिक अभ्यास एक साथ हो जाए। अब सरकार और समर्थकों का बड़ा तर्क इस बात पे है कि बार बार चुनाव होने से शासन व्यवस्था बार बार रुक जाती है। हर चुनाव के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होती है, जिसके दौरान नई योजनाएं घोषित नहीं हो सकती, बड़े फैसले टल जाते हैं और तबादले और नियुक्तियां रुक जाती हैं। इससे नीति निर्माण में ठहराव आता है, यानी पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है। नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार आदर्श आचार संहिता पूरे देश के किसी न किसी हिस्से में औसतन हर साल 3 से 4 महीने लागू रहती है, क्योंकि कई चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। दूसरा बड़ा तर्क खर्च से जुड़ा हुआ है। चुनाव एक महंगा अभ्यास है। 2014 में लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का खर्च लगभग 3,870 करोड़ रुपए था। 2019 लोकसभा चुनाव में कुल अनुमानित खर्च इलेक्शन कमीशन, सभी पार्टियों और उम्मीदवारों का अगर एक अनुमानित निकालें तो 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। कोविड कमेटी और नीति आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव से प्रशासनिक खर्च बच सकता है। तीसरा तर्क प्रशासनिक बोझ का है। भारत में लगभग 10 से 12 लाख पोलिंग स्टेशन होते हैं और करोड़ों कर्मचारी सुरक्षा बल चुनावी ड्यूटी में लगे रहते हैं। जब सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी चुनाव में लग जाती है तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और विकास पे काम प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल भारत के संघीय ढांचे को लेकर है। भारत एक ऐसा देश है जहां केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी पहचान और जिम्मेदारियां हैं। आलोचकों का कहना है कि अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे राज्य के स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। मतदाता प्रधानमंत्री के चेहरे पर ज़्यादा ध्यान देगा, ना कि अपने जिले की सड़क पर, स्कूल पर, अस्पताल की हालात पर। दूसरी बड़ी चिंता क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर है।
एक साथ चुनाव अक्सर मतदाता एक ही पार्टी को लोकसभा और विधानसभा दोनों में वोट दे सकता है। इसका फायदा बड़ी पार्टियों को मिलता है, जबकि डीएमके, टीएमसी, समाजवादी, आप जैसी क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो सकती है। विपक्ष इसे सिर्फ चुनावी सुधार नहीं बल्कि क्षेत्रीय राजनीति को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश के रूप में देखता है। तीसरा सवाल लोकतांत्रिक जवाबदेही का है। आज अगर किसी राज्य सरकार का प्रदर्शन खराब होता है तो जनता कुछ ही सालों में उसे बदल सकती है, लेकिन अगर चुनाव एक तय चक्र में होंगे तो जनता को 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इससे सरकार पर कम दबाव पड़ सकता है, सत्ता में बैठे लोग ज़्यादा निश्चिंत हो सकते हैं। इसके साथ ही लोकतंत्र की भावना से जुड़ा एक तर्क और सामने आता है। अलग अलग समय पर चुनाव होने से मतदाता को अलग अलग स्तर पर सोचने का मौका मिलता है, कभी देश के लिए, कभी राज्य के लिए, लेकिन एक साथ चुनाव होने से ये फर्क धुंधला हो सकता है। इसलिए कुछ आलोचक इसे लोकतांत्रिक विविधता को कम करने वाला मानते हैं। संवैधानिक स्तर पर यह प्रस्ताव आसान नहीं है। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन होंगे, जैसे लोकसभा और विधानसभा की अवधि से जुड़े अनुच्छेद, सरकार भंग होने से जुड़े प्रावधान और राष्ट्रपति शासन से संबंधित नियम। इसके लिए संसद में 2/3 बहुमत और करीब आधे राज्य से ज़्यादा की सहमति चाहिए, यानी एक बड़ा संवैधानिक परिवर्तन है। इसका एक सामाजिक पहलू भी है। भारत में चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाते हैं। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और पहचान की राजनीति तेज हो जाती है। आलोचकों को डर है कि अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो ये ध्रुवीकरण और गहरा हो सकता है। पूरा देश एक ही समय में राजनीतिक तनाव में होगा। राजनीतिक स्तर पर सरकार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी गंभीर दिखती है। 2023 में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी एक हाई लेवल मीटिंग ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट दी है। सरकार ने इस पर संसद में संविधान संशोधन पेश की। अब मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में है। राजनीतिक दलों में फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। सत्तारूढ़ गठबंधन इसे सुधार के रूप में देखता है, जबकि विपक्ष इसे संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संतुलन के लिए खतरा मानता है। दुनिया में कुछ देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, लेकिन भारत जैसी विविधता, जैसे जटिलता वाला संघीय ढांचा शायद ही कहीं और हो। कई विशेषज्ञ बीच का रास्ता भी सुझाते हैं कि पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, उसके असर को देखा जाए और फिर आगे का फैसला लिया जाए। यानी न पूरी तरह समर्थन और न पूरी तरह विरोध, बल्कि सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह। अंत में एक सवाल फिर वही है, एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि लोकतंत्र का मकसद सिर्फ प्रशासनिक सुविधा नहीं बल्कि जनता की आवाज़ को मजबूत करना है। यह विचार आकर्षक जरूर है। खर्च कम होने की उम्मीद, प्रशासनिक स्थिरता और लंबी अवधि की नीतियां लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी, लेकिन साथ ही संघीय ढांचा, क्षेत्रीय विविधता और लोकतांत्रिक जवाबदेही, संवैधानिक जटिलताएं भी उतनी ही बड़ी चुनौतियां हैं। आज ये बहस असल में सुधार बनाम जोखिम की बहस है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक बड़ा महत्वाकांक्षी विचार है जो भारत के चुनावी सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन ये सिर्फ सुधार नहीं, इसमें कई जोखिम भी जुड़े हुए हैं। सरकार और समर्थक सही कहते हैं कि बार बार चुनाव होने से समय और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। नीति आयोग और कोविड कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हर साल करीब 3 से 4 महीने आदर्श आचार संहिता में लग जाते हैं, जिससे विकास के काम रुक जाते हैं, कामकाज में तेजी आ सकती है और अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है। समर्थक ये भी याद दिलाते हैं कि 1950 से 1967 तक भारत में लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे, तब यह व्यवस्था ठीक चलती थी। यानी ये विचार पूरी तरह अव्यावहारिक नहीं है। भारत एक विविधताओं वाला देश है। भाषा, संस्कृति और समस्याएं हर राज्य में अलग हैं। अगर सारे चुनाव एक साथ होंगे तो डर राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, राज्यों की असली समस्याएं पीछे रह जाएगी, क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा।
केंद्र की ताकत और बढ़ सकती है। एक और चिंता सरकार की जवाबदेही को लेकर है। आज अगर कोई सरकार अच्छा काम नहीं करती तो जनता जल्दी ही उसे बदल सकती है, लेकिन अगर चुनाव तय समय पर होंगे तो जनता को 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इस चिंताओं पर दबाव कम हो सकता है। संवैधानिक रूप से भी आसान नहीं है। इसके लिए संविधान में बड़े बदलाव करने होंगे और साथ में पार्टियों की सहमति भी नहीं बन पाई है। साथ ही सामाजिक स्तर पर डर का माहौल है। जब पूरा देश एक साथ चुनावी माहौल में होगा तो राजनीतिक तनाव और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करेगा। अगर हम सुनियोजित व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़े जिसमें सरकार पूरी जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ जनता का भरोसा जीत सके। अभी ये न पूरी तरह सपना है और न पूरी तरह हकीकत, बल्कि एक जटिल बहस है। तो सवाल उठता है, सही रास्ता क्या होगा? इसका जवाब ये नहीं है कि इसे पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत कह दिया जाए। बेहतर रास्ता है धीरे और संतुलित तरीके से आगे बढ़ना होगा। पहला, इसे सीधे पूरे देश में लागू करने की बजाय कुछ राज्यों में पहले ट्रायल किया जाए जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव वैसे ही साथ होते हों। इससे पता चलेगा कि असल में इसका असर क्या पड़ता है। दूसरा, सभी पक्षों, विपक्ष और क्षेत्रीय दलों, चुनाव आयोग और राज्यों से खुलकर बातचीत होनी चाहिए ताकि ये फैसला थोपा हुआ न लगे। तीसरा, अगर इसे लागू करना ही है तो ऐसे नियम बनाए जाएं कि अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाए तो पूरे देश का चुनाव न बिगड़े, सिर्फ उसी राज्य का समाधान निकले। और सबसे ज़रूरी बात कि इस बहस में जनता को शामिल किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत जनता की राय से आती है और सरकार इस पर कोशिश भी कर रही है। विभिन्न माध्यमों से जनता को समझा रही है। अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव सोच समझकर और सबकी सहमति से लागू हुआ तो भारत के लोकतंत्र को ज़्यादा व्यवस्थित बना सकता है। लेकिन अगर जल्दबाजी में किया गया तो इसके फायदे से ज़्यादा नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए ये फैसला लोकतांत्रिक संतुलन को ध्यान में रखकर होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ नया सीखेंगे, बेहतर बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।